तो दोस्तों आज हो गया 5 अक्टूबर 2020। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। लोक जनशक्ति पार्टी बिहार में अकेले अपनी किस्मत आजमाएगी। कई दिनों तक चली रस्साकसी के बाद आखिरकार लोजपा ने बिहार में एनडीए से अलग होने का ऐलान कर दिया है। हालांकि मणिपुर के तर्ज पर पार्टी केंद्र में एनडीए का हिस्सा रहेगी। इसके साथ ही पार्टी ने साफ किया है कि चुनाव के बाद लोजपा के सभी विधायक भाजपा का समर्थन करेंगे। लोजपा और भाजपा मणिपुर में इस फॉर्मूले के तहत चुनाव लड़ चुकी है। वर्ष 2017 में मणिपुर विधानसभा चुनाव में एलजेपी ने भाजपा से अलग होकर चुनाव लड़ा था। बाद में लोजपा सरकार में शामिल हो गई थी। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान की अध्यक्षता में रविवार को ही संसदीय बोर्ड की बैठक में मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा हुई। चिराग पासवान ने सीट बंटवारे को लेकर भाजपा से हुई बातचीत की जानकारी दी। पार्टी ने तय किया है कि लोजपा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ेगी। पार्टी बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के नारे के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। आज की दूसरी बड़ी खबर। बिहार की युवपक्षी महागठबंधन से नाता तोड़ चुकी विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने रविवार को कहा है कि उनकी पार्टी ने प्रदेश विधानसभा की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है और पार्टी के प्रथम सूची की घोषणा 5 अक्टूबर को जारी की जाएगी। विपक्षी महागठबंधन में से सीटों के बंटवारे से नाराज होकर इस गठबंधन से शनिवार को नाता तोड़ चुके मुकेश सहनी ने आज भी महागठबंधन का नेतृत्व कर रहे राजद के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव पर प्रहार जारी रखते हुए कहा है कि वे भविष्य में कभी तेजस्वी यादव के साथ मिलकर राजनीति नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि वो अपने शर्तों पर चुनाव लड़ेंगे। अभी कुछ लोगों से बातचीत चल रही है। फिलहाल हमने पार्टी के सभी पदाधिकारियों के साथ विमर्श के बाद सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। प्रथम सूची की घोषणा 5 अक्टूबर को जारी की जाएगी। पटना में पत्रकारों से संबोधित करते हुए मुकेश सहनी ने बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पर एक बार फिर अंधेरे में रखे जाने और पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाया है। आज की तीसरी बड़ी खबर। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने रविवार को हाथरस पीड़िता के परिवार से मुलाकात की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सपा नेता और जयंत चौधरी के बाद चंद्रशेखर पीड़ित परिवार के लिए न्याय की मांग को लेकर बुलगड़ी गांव पहुंचे। परिजनों से मुलाकात के बाद उन्होंने पीड़िता के परिवार के लिए वायु सैनिक की सुरक्षा की मांग की है। साथ ही उन्होंने इस केस की सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच कराने की भी मांग की है। आपको बता दें कि पीड़िता के भाई ने भी इस प्रकरण की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से कराने की मांग की है। पीड़िता के भाई ने कहा है कि हमने सीबीआई की जांच की मांग नहीं की क्योंकि एसआईटी पहले ही इस घटना की जांच कर रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि चंद्रशेखर ने कहा है कि मैं पीड़ित परिवार के लिए वायु सैनिक की सुरक्षा की मांग करता हूं। अगर ये सुरक्षा नहीं दी जाती है तो मैं परिवार को अपने घर लेकर जाऊंगा। वे लोग यहाँ सुरक्षित नहीं है। हम लोग इस मामले की सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड जज से जांच कराने की मांग कर रही है। भीम आर्मी प्रमुख ने कहा है कि अभिनेत्री कंगना रनौत के लिए वायु सैनिक की सुरक्षा दी जा सकती है तो पीड़ित परिवार को क्यों नहीं। उन्होंने कहा है कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम विधानसभा का घेराव करेंगे। आज की चौथी बड़ी खबर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कृषि कानून को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने रविवार को पंजाब के मोगा में खेती बचाओ यात्रा के दौरान अहम ऐलान किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि सत्ता में आते ही तीनों कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। राहुल गांधी ने कहा है कि मैं आपको गारंटी देता हूं कि जिस दिन कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है हम तीनों काले कानून को खत्म कर देंगे और उसे कूड़ेदान में फेंक देंगे। राहुल गांधी ने कहा है कि अगर किसान इन कानूनों से खुश है तो वो देश भर में विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, पंजाब में सभी किसान विरोध क्यों कर रहे हैं। राहुल गांधी ने शनिवार को हाथरस की यात्रा का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा है कि मैं उत्तर प्रदेश में था जहां पर एक बेटी की हत्या कर दी गई। जिन्होंने उसे मारा उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। परिवार जिसकी बेटी की हत्या हुई उसी को घर में बंद कर दिया गया। डीएम और सीएम ने धमकी दी। भारत में ये हालत है, अपराध करने वालों को कुछ नहीं होता लेकिन पीड़ित के खिलाफ ही कार्रवाई कर दी जाती है। आज की पांचवी बड़ी खबर। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने साधा कांग्रेस पर निशाना। लेकिन पिछले दिनों में कांग्रेस के एमपी जिनको लोगों ने वोट दिया और हमने कुर्बानी देकर जिताने का काम किया, जब कुरान पर हमला हुआ यानी तलाक बिल की पेशी हुई तो कांग्रेस पार्टी ने हमारे एक आलिम दीन को हमारे कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बोलने की इजाज़त नहीं दी। इसलिए अमूर बैसा के लोगों ने तय कर लिया है कि जो पार्टी हमारे एक आलिम दीन को हमारी शरीयत पर हमले के वक्त बोलने की इजाज़त नहीं देता है उसका किसी भी नेता को गली में बोलने की इजाज़त नहीं देंगे। ये हालात हो गए हैं आज के दिन में। यहाँ नतीजा ये हुआ है कि अभी बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो बाबरी मस्जिद में ताला 49 को मूर्ति बैठाई गई। 49 को जमाना कांग्रेस का था। 50 को ताला लगा, 86 को ताला टूटा, 92 को मस्जिद टूटी। हर वक्त कांग्रेस की हुकूमत रही। कांग्रेस वाले लोग मुंह चौड़ा रहे थे कि हमने ऐसा नहीं किया, बदमाशों ने कर दिया। लेकिन जब बाबरी मस्जिद का फैसला आ गया कि बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर बनना है, कोर्ट ने इस बात को भी तस्लीम किया
कि यहाँ किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने की कोई गवाही नहीं मिलती है। मस्जिद को तोड़ना एक मुजरिमाना अमल था, लेकिन फिर भी कोर्ट ने फैसला कर दिया कि यहाँ राम मंदिर बनेगा। तो बीजेपी के लोगों को तो खुश होना चाहिए था ना, कांग्रेस के लोग उछल रहे थे, तो इसके माने कि बीजेपी के बराबर ये भी कर रहे थे। और कौन कौन उछल रहे थे? राजीव गांधी का बेटा राहुल गांधी, उसकी बेटी प्रियंका कहती है कि मेरे बाप का सपना साकार हुआ और वो राष्ट्रीयता का प्रतीक होगा, तो हमारी मस्जिदों को तोड़कर मंदिर बनाया जाए तो वो राष्ट्रता का प्रतीक होगा। उनके कांग्रेस के लीडर चांदी की ईंट भेज रहे हैं, हर कांग्रेसी उछल रहा है। और आज कांग्रेस की बड़ी बड़ी मीटिंग हो रही है, तो कहीं भी किसी माइनॉरिटी के आदमी को देखा नहीं जा रहा है। गुलाम नबी आज़ाद जो नबी की गुलामी की बात कही, अल्लाह करे नबी की गुलामी कितनी की होगी वो तो हसर का मामला है, लेकिन एक लंबे अरसे तक बेचारे ने कांग्रेस की गुलामी की, लेकिन उस मुसलमान को भी बर्दाश्त करने के लिए कांग्रेस तैयार नहीं है, कहता कि बीजेपी के एजेंट है। हालांकि सारा काम बीजेपी का कांग्रेस कर रही है। और कल तक हम लोग को कोस रहे थे कि साहब बीजेपी के एजेंट हैं एमआईएम वाले। अल्हम्दुलिल्लाह एमआईएम वालों का मसला ये है कि वो खुदा से डरता है, खुदा के अलावा किसी से नहीं डरता है। आज की छठी बड़ी खबर जाप सुप्रीम पप्पू यादव ने साधा बिहार सरकार पर निशाना। बिहार के युवाओं की जिंदगी को तबाह किया गया, बिहार के किसानों की जिंदगी को तबाह की गई, बिहार के महिलाएं असुरक्षित रही, बेटी हमेशा डरी रही, बिहार के मजदूर हमेशा अपने बच्चों की रोटी और पेट के लिए अपनों से दूर रहे। कभी बिहार की चिंता नहीं हुई। मुझे समझ में नहीं आता कि लगातार बिहार में डीएनए का सवाल क्यों उठ रहा है। कभी नीतीश कुमार जी अपने डीएनए पर पूरे बिहार को लेते हैं। मेरा 4 सवाल है उस व्यक्ति से जो डीएनए की बात करता है। क्या पप्पू यादव का डीएनए अच्छा या खराब, इससे किसी गरीब के पेट का और किसी मिडिल क्लास किसान या यूथ के जेब में 100 रुपया नहीं रहता, उस पर कौन सा बहस है? पप्पू यादव का खून गलत है या सही, इससे गरीबों के खून का मूल्यांकन कैसे हो सकता है? पहला। दूसरा सवाल, जाति खतरे में हो या मजहब या धर्म, इससे भारत बिहार के 13 करोड़ लोग जो अशिक्षित बेरोजगार हैं, हर परिवार डरा और अभाव में जी रहा है, इससे किसी धर्म से या किसी जाति से वह डरा हुआ परिवार या सुरक्षित परिवार कैसे मुस्कुराएगा? यह सवाल। और तीसरा सवाल, जब ये लोग घर में बैठ के ट्वीट का खेल खेलते हैं, मायावती जी हमारे नेता हो या कोई, जब सड़कों पर बेटी बचाने की बारी हो तो बिहार में कोई आवाज नहीं उठती है। नरेंद्र मोदी जी, आपके मिथिला और भोजपुरी के ट्वीट से क्या बिहार का मजदूर का पलायन रुक जाएगा? आपके जुमलेबाजी से, आपके रिफेल के ट्वीट से क्या बिहार के मजदूरों का पलायन और युवाओं के रोजगार जो आत्महत्या करने पर मजबूर हुआ, क्या वो रुक जाएगा? यह सवाल बिहार के जहन में जाना चाहिए कि पप्पू या किसी नेताओं के डीएनए से बिहार के 12 करोड़ जनता जो परेशान है उसकी परेशानी कैसे रुकेगी? बिहार 26वें नंबर पर है, वो 26 नंबर बिहार 1 नंबर पर कैसे जाएगा? बिहार का 25वें नंबर भूख पर है, वो 1 नंबर में कैसे जाएगा? बिहार में 1300 मात्र फैक्ट्री है जो 19 जिला में नहीं है, रोजगार नहीं है, वो कैसे डेवलप करेगा? ये नेता लोग ब्लैकमेलिंग करते हैं, इमोशनल ब्लैकमेलर हैं। ये तो मूल्यों पर अब कोई सौदा नहीं होता, राजनीति नहीं होती, विचारधारा पर नहीं होती। पप्पू यादव, बट नेचुरल अलायंस कब है इस देश में? मैं मानता हूं नेचुरल अलायंस बात कभी वामपंथी पार्टियों के साथ होती थी, कभी बाबा साहब अंबेडकर की सोच के साथ होती थी, लेकिन अब जनता चुन के भेजती है और बेंगलोर में सरकार 300-400 करोड़ रुपए में बदल जाता है। मध्य प्रदेश में आप पैसे पर अब सरकार बदल देते हैं, राजस्थान की सरकार गिराते हैं, मणिपुर में 2 विधायक है और आप मुख्यमंत्री बन गए हैं। क्या यह बट नेचुरल अलायंस है? अब तो कोई नेचुरल अलायंस नहीं है।
अब तो सत्ता सियासत और वोट को लेकर के होता है। पूरे देश का नेता अपने वर्कर्स से पैसा लेकर के टिकट देता है। लगभग पार्टियों की स्थिति कुछ ना कुछ ब्लैकमेलिंग। इस देश में वर्करों का सौदा क्यों होता है?